हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इन और रिवीजन पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हमको देखना है वो है आपका फ्रॉड। ठीक है। अब आपको भी याद होगा फ्रॉड जो है इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन व्हाट 17। तो सेक्शन 17 डील करता है आपके फ्रॉड के साथ में। नॉर्मल सेंस में आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि फ्रॉड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन वाइज आपको जाना पड़ेगा। और आप देख लो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो फ्रॉड के हिसाब से पूछे जा सकते हैं। ओके, देखो क्या दिया है यहाँ पे। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। मतलब फ्रॉड में इनमें से कोई एक्ट आ सकता है। यहाँ जो आपको 1 2 3 4 5 ये 5 एक्ट्स दिए, इनमें से कुछ भी आपका फ्रॉड बन सकता है। ओके, कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो किसने किया, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारी दो पार्टीज है उसमें से किसी एक पार्टी ने ये इनमें से कोई एक्ट कर दिया। विथ हिज कनिवेंस, मतलब उसके खुद से या फिर बाय हिज एजेंट या उसके किसी एजेंट के थ्रू। विथ एन इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, लेकिन ये सब काम करते हुए उस पर्टिकुलर बंदे का इंटेंशन क्या है बताना। इंटेंशन है टू डिसीव द अनदर पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना, ये उसके पीछे का पर्पस था। और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसको नुकसान भी पहुंचाना एज वेल एज उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराना, ये आपके पीछे पर्पस था या आपके उस एक्ट के पीछे पर्पस था। ओके, अब ये ऐसे कौन कौन से एक्ट है जो आप करोगे तो उसको फ्रॉड बोला जाएगा। तो सबसे पहला सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। ओके, मतलब क्या, आपने क्या किया, सजेशन एज अ फैक्ट, मतलब किसी फैक्ट के लिए आपने सजेशन दिया। ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू, जो गलत है, जो सही नहीं है, उसका आपने सजेशन दिया। बाय द वन, मतलब किसने, उस बंदे ने। हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब जो बंदा खुद मानता है कि जिस चीज का मैं सजेशन दे रहा हूं वो सही नहीं है और फिर भी अगर उसका वो सजेशन देता है, तो ये क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा आपका फ्रॉड। ओके, अब मान के चलो आप लोग कंप्यूटर लेने चले गए। ओके, और मान के चलो आप उस शॉपकीपर को पूछते हो कि साहब देखो मेरे को ये रिक्वायरमेंट है एंड अकॉर्डिंगली मुझे एक पर्टिकुलर कंप्यूटर चाहिए, तो ये कंप्यूटर अच्छा रहेगा क्या। वो बंदा आपको सजेशन दे रहा है, वो बोलता है कि आप ये लेके चले जाओ, ये एकदम बेस्ट रहेगा आपके पर्पस के लिए। और जबकि वो कंप्यूटर वॉज नॉट फिटेड टू योर पर्पस, आपके पर्पस के लिए वो कंप्यूटर कंपैटिबल नहीं था। बट उसने क्या किया, उसने सजेशन किया किसका, एक फैक्ट का, विच इज नॉट ट्रू, जो उसको पता था कि वो गलत है ना। मतलब हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब आप किसी को गलत सजेशन दे रहे हो और वो भी कौन बंदा दे रहा है, जिसको खुद को पता है कि वो जिस चीज का सजेशन दे रहा है दैट थिंग इज रॉन्ग, वो चीज गलत है। ओके, तो बेटा ये आपका क्या बन जाएगा, फ्रॉड बन जाएगा। नंबर 2, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। अब देखो मुझे कोई एक चीज पता है जो डिफेक्ट है मेरे प्रोडक्ट में, दैट आई नो वेरी वेल, या और कोई पर्टिकुलर चीज जो मुझको पता है, मैं उसको अगर छुपाता हूँ, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, मैं उसको छुपा रहा हूँ। ओके, जबकि मुझे नॉलेज है उस पर्टिकुलर फैक्ट का, फिर भी मैं अगर कंसीलमेंट कर रहा हूँ, छुपा रहा हूँ कोई बात को, तो बेटा ये भी आपका क्या बनने लगेगा, फ्रॉड बनने लगेगा। तो 2 पॉइंट देखे, सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब सजेशन ऑफ फैक्ट जो गलत है वो हम दे रहे हैं, और वो भी कौन दे रहा है, जो खुद मानता है कि वो फैक्ट गलत है। और सेकेंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ओके, जब आप किसी फैक्ट को कंसील करते हो, कोई बात छुपाते हो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी आपका फ्रॉड बनेगा। अब प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब आपने प्रॉमिस किया है लेकिन आपका कोई इंटेंशन है नहीं उसको परफॉर्म करने का, तो बेटा ये भी आपका क्या बनने वाला है, फ्रॉड बनेगा। ओके, तो अगर आप कोई प्रॉमिस दे रहे हो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब आपका कोई इंटेंशन नहीं है उसकी परफॉर्मेंस करने का, तो वो भी आपका क्या बनने वाला है, फ्रॉड बनेगा। ओके, तो 3 बातें हमने यहाँ पे देख ली। सबसे पहला, सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। सेकंड,
एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब जो फैक्ट आप लोग छुपा रहे हो वो भी उसके अंदर आएगा। एंड तीसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब आप प्रॉमिस तो कर रहे हो लेकिन आपको खुद को पता है कि हम लोग उस चीज़ को परफॉर्म करने ही नहीं वाले, बट फिर भी अगर आप ऐसी चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हो तो ये भी आप लोग क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और इसके अलावा आप कोई एक्ट कर रहे हो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो बेटा ये भी आपका क्या बनने वाला है, फ्रॉड बनेगा। और एनी सच एक्ट ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, और भी कोई पर्टिकुलर चीज होगी जिसको लॉ स्पेसिफिकली बोलता है कि भाई ये चीज गलत है या फ्रॉडुलेंट है, तो उसको आप लोग फ्रॉडुलेंट बोलोगे। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया था इनसाइडर ट्रेडिंग वाला। ओके, तो ये इतने एक्ट्स है, ये अगर आप कर लोगे तो भाई आपका फ्रॉड हुआ ऐसा माना जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया गया था, आपको याद होगा सेक्शन 17 के लिए, mere silence as to fact likely to affect the willingness of person to enter into contract is not fraud। वो बोलता है भाई mere silence does not amount to fraud, मतलब आप सिर्फ साइलेंट रहे तो आपका साइलेंस फ्रॉड नहीं माना जाता, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is the duty of the person keeping the silence to speak। देखो आपको अगर ये ऐसी लैंग्वेज, इतनी किचकट लैंग्वेज नहीं जमती ना, आप बिल्कुल भी तान मत लिया करो। अब देखो एक बात आपको बताता हूँ मैं, ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये रिविजनरी लेक्चर है, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बहुत लोग कैसे होते हैं, अगर मान लो यहाँ कोई लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी आ रही है तो फटाक से कुछ तो भी इसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। आई एम टेलिंग यू गाइज, आप लोग अभी फाउंडेशन लेवल पे हो तो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि सीए में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है, तो आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनो। आप लोग किसी को भी पूछ लेना जो इंटर से थोड़ा सा आगे होते हैं, मतलब जो फाइनल लेवल पे होते हैं, या जो इंटर में भी बच्चे हैं जिनको अटेम्प्ट लग जाती है, आप हमेशा देखना वो बच्चों को अटेम्प्ट लगने के पीछे रीज़न एक ही होता है, वो मॉड्यूल रेफर नहीं करते। आई एम टेलिंग यू। और इवन फाउंडेशन में भी जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो पास आउट नहीं होते, उनका प्रॉब्लम एक ही आता है, वो ये मॉड्यूल वगैरह कुछ रेफर नहीं करते। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये मॉड्यूल्स हमारे सीए कोर्स के लिए बाइबल है। ओके, तो जब तक आप मॉड्यूल को ऐसे कट छाट करके निकल जाओगे तब तक आप पकड़ के चलो आपकी अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ लफड़ा होगा, ये बात ध्यान में रखना। अब ये भले ही आपको डिफ़िकल्टी जाए, अब ये कुछ लैंग्वेजेस होती है जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आती है, बट आई एम टेलिंग यू, आप एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीसरी बार डेफिनेटली आपको ये लैंग्वेज आने लगेगी। और नहीं भी पूरी लैंग्वेज आई ना, आप इसमें से अगर मुद्दा उठा के डाल देते हो ना तो बात हो जाएगी। अब ऐसा नहीं होता कि आपको एज इट इज़ लैंग्वेज में ही लाना है। अब जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, mere silence does not amount to fraud, ये एक पॉइंट लिखा, बट इन फॉलोइंग साइलेंस वुड ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड। अब उसमें लिख सकते हो ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक और साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ओके, इतना भी लिख दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर फिर क्या प्रॉब्लम हुई, हम कोई दूसरा रेफरेंस मटेरियल उठाए। देखो एक बात बोलता हूँ, रेफरेंस मटेरियल उठाने में प्रॉब्लम नहीं होती, बट आप बिना पूछे कोई रेफरेंस मटेरियल उठाओगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ओके, अब होता क्या है, ये रेफरेंस मटेरियल अलग अलग ऑथर्स लिखते हैं। ओके, अब वो ऑथर्स अपने अपने एंगल से क्या करते हैं बताना, कभी भी कोई भी बुक लिख देते हैं। ओके, लेकिन इंस्टीट्यूट को किसी ऑथर का एंगल नहीं चलता, ये ध्यान में रखना आप लोग। इंस्टीट्यूट को वही चाहिए रहता है जो उन्होंने लिखा हुआ रहता है, ये बात समझ के चलना। तो आप कभी ये लैंग्वेज को देख के कल्टी मत मार लेना, इसको इनकलकेट करने की कोशिश करो, लैंग्वेज खुद में लाने की कोशिश करो, तो जाके फिर आपका सब काम प्रॉपरली होगा। ओके, अब देखो आई नो वेरी वेल सबका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का नहीं होता है, कुछ लोग 10 तक ऐसा पकड़ के चलो हिंदी मराठी ये मीडियम से आते हैं, और उन लोगों की बेसिकली प्रॉब्लम ये फाउंडेशन बोलूँ तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर आती है, दैट इज़ ऑफ लैंग्वेज। बट मैं एक एश्योरेंस आपको कराना चाहता हूँ बच्चों, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हुआ हूँ। ओके, तो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या जाती है, क्योंकि ये जो आप
आप में से कुछ लोग अगर फेस कर रहे होंगे लैंग्वेज का इशू, तो बेटा मैं भी एग्जैक्टली यही लैंग्वेज का इशू फेस कर चुका हूँ इन 11th 12th एज वेल एज मेरी अब उस टाइम सीपीटी रहा करती थी, तो सीपीटी में मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब फिर अब ये कितने भी बड़े सेंटेंस डाल दो तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। देखो बात करना अलग है, बात करने में डिफिकल्टी डेफिनेटली होती होगी, लेकिन ये फिर अब अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कितना भी लैंग्वेज किचकट आ जाए, ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड होता है, लर्न भी हो जाता है और राइटिंग में ला भी सकते हैं, लिखने में। बोलने का मतलब क्या है, अरे भाई हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ब्रिलियंट वगैरह होऊंगा, कुछ नहीं। एवरेज स्टूडेंट, अगर मेरे जैसा एवरेज बंदा भी अगर ये लैंग्वेज समझ सकता है तो डेफिनेटली आप भी समझ पाओगे। हाँ ये ज़रूर है कि आपको स्टार्ट में बिगिनिंग में डिफ़िकल्टी ज़रूर आएगी। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन एक बार इस लैंग्वेज पे आपका हाथ आ गया तो आई एम टेलिंग यू गाइस, फिर आपको आगे चल के कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके लिए आपकी सिंसियरिटी चाहिए। आप कितना भी डिफ़िकल्ट जाए, एक बार नहीं समझा 2 बार पढ़ो। अरे आप लोग मेहनत करना सीखो, ये बात समझो। आप लोग आप सिंपल के चक्कर में ये जो क्रक्स होते हैं ना, इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फ्यूचर में सीए बनोगे तो आपको टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया है ना, कंपनी लॉ वगैरह, ये सब बेयर एक्ट से पढ़ना है। जब आप सीए बन जाओगे तब भी किसी ऑथर की बुक देखोगे या खुद की भी बुक्स लिखने चाहोगे, तो भाई अगर खुद की बुक लिखनी है, करनी है, या फिर एटलीस्ट आपको किसी ऑथर पर डिपेंड नहीं रहना है, तो आपको आज से ही ये हैबिट लगानी पड़ेगी कि ये जो हमारी लैंग्वेज है ये आप कैसे भी करके लेके आओगे। पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे दिक्कत जाएगी, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो दिक्कत जाएगी, बट थर्ड टाइम डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें रट्टा होने लग जाएगी। रट्टा तो छोड़ दो अभी के लिए, बट आपको एटलीस्ट समझ में आने लगेगा। दैट्स इट। तो आप लोग शॉर्टकट मत मारो, देयर इज नो वे फॉर सक्सेस। आप लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हो सक्सेस के लिए कि आप जितना हो रहा है ये सब प्रॉपरली करो। मतलब यहाँ शॉर्टकट मत निकालो, शॉर्टकट निकालोगे डेफिनेटली तकलीफ में पहुंचोगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आप देखो ये जो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17 है, यहाँ पे इतना दिमाग मत डालो, इतना जोर मत डालो। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आप ये भी सेंटेंसेस लिख सकते हो। जनरली मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। वैसे तो साइलेंस आपका फ्रॉड नहीं होता, बट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। अब वो कब कब होगा, वेयर देयर वाज ड्यूटी टू स्पीक एंड पर्सन डू नॉट स्पीक। मतलब जहां उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी और बंदा नहीं बोला, तो वहां पे बोल सकते हैं साइलेंस अमाउंटेड टू फ्रॉड। और दूसरा, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां उसका साइलेंस ही उसके स्पीच के हिसाब से हो गया या साइलेंस ही स्पीच बन गया, तो वहां पे आप लोग बोल सकते हो कि ये क्या बन गया, आपका साइलेंस फ्रॉड बना। जनरली साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड, लेकिन 2 केसेस में साइलेंस फ्रॉड बन सकता है। कौन से 2 केसेस, वेयर देयर वाज ड्यूटी टू स्पीक, जहां बोलने की जरूरत थी, ड्यूटी थी आपकी और आप नहीं बोले तो फ्रॉड बनेगा। और सेकेंडली, योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां बोलना ही, जहां शांत रहना ही आपके बोलने के बराबर था, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, फ्रॉड बनेगा। जैसे एग्जांपल दिया है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी, मतलब ए ने सेल किया ऑक्शन के थ्रू किसको, बी को, अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड माइंड। अब ए को बहुत अच्छे से पता था कि जो घोड़ा अपन बी को बेच रहे, तो वो घोड़ा अनसाउंड है, पागल है। ए सेज नथिंग टू बी, ए ने कुछ नहीं बोला बी को अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। दिस इज नॉट फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं हुआ। क्यों फ्रॉड नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि वो साइलेंट था। और मैं आपको पहले बोल चुका हूं, सिर्फ साइलेंट हो तो साइलेंट फ्रॉड नहीं बनता, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फ्रॉड नहीं माना जाएगा। लेकिन बी इज एज डॉटर, अब ए ने जिसको घोड़ा बेचा वो है बी, और बी है ए की डॉटर, हैज जस्ट कम ऑफ एज, मतलब वो अभी अभी बड़ी हुई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हुई है, मेजर हुई है। हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज would make A's duty to tell B if the horse is unsound। अब देखो, अब यहाँ पे अगर बेटी की बात आई और अगर ये पर्टिकुलर A अपनी B फॉर बेटी को ना बोले रिगार्डिंग द अनसाउंड माइंडनेस ऑफ दैट हॉर्स, तो जाके ये डेफिनेटली क्या बनने वाला है, फ्रॉड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आई।
उनके बीच में रिलेशन ऐसा है जहां उस फादर की ड्यूटी रहेगी बोलने की, और अगर वो नहीं बोला तो ये डेफिनेटली क्या माना जाएगा, यहाँ पे फ्रॉड माना जाएगा। उसके बाद B says to A, if you do not deny, I shall assume that horse is sound. अब देखो B क्या बोलता है A को कि अगर तुम डिनाई नहीं करोगे, डिनाई मतलब मना करना, अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा हॉर्स इज साउंड, कि भाई ये जो पर्टिकुलर घोड़ा है ये क्या है बताना, साउंड है। ओके, मतलब ठीक ठाक है। A says nothing, अब A कुछ नहीं बोला। देखो B ने बोला अगर तू मना नहीं करेगा तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा साउंड माइंड है। तो अगर वो घोड़ा अनसाउंड है, अगर वो हॉर्स अनसाउंड है, तो आपको नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर A ने B को बताना चाहिए कि द हॉर्स इज अनसाउंड, बट A कुछ नहीं बोला B को, तो B तो मान के चला गया। B तो यही सोच रहा है कि भाई अगर ये अनसाउंड रहता तो वो डिनाई कर देता, बट उसने डिनाई नहीं किया, तो अब मैं मान लेता हूं कि घोड़ा क्या है बताना, साउंड है। ओके, तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पे A का साइलेंस ही, A सिर्फ साइलेंट बैठा तो वो इक्विवेलेंट टू स्पीच हो गया, वो बोलने के बराबर हो गया, क्योंकि वो जो साइलेंट बैठ रहा है तो B तो ये समझ ले रहा है ना बच्चों कि घोड़ा तो साउंड माइंड है। तो आपको नहीं लगा कि A का साइलेंट वॉज इक्विवेलेंट टू स्पीच, बोलने के बराबर है A का साइलेंस। ओके, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे बताना, इसको भी फ्रॉड बोलेंगे। तो ये हो गया साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, और अगर वो ना बोले तो इसको आप लोग डेफिनेटली क्या बोलने वाले हो बताना, फ्रॉड बोलोगे। हियर एज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो ये डेफिनेटली आपका क्या बनना है, फ्रॉड बनेगा। एग्जाम्पल 4, A and B being traders enter into a contract. A has private information of change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. Okay, अब देखो A और B कॉन्ट्रैक्ट करें, A को प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी कि उस पर्टिकुलर गुड्स की प्राइसेस फ्यूचर में जाके चेंज होगी, लेकिन B को A ने ये नहीं बताया कि फ्यूचर में प्राइसेस बदलेगी। तो क्या ये A का साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा बच्चों? क्योंकि साइलेंस वैसे तो फ्रॉड नहीं बनता, और ना ही यहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक निकल रही थी, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं थी, और ना ही साइलेंस वॉज इक्विवेलेंट टू स्पीच था, तो यहाँ पे आप लोग उसको क्या नहीं बोल सकते, फ्रॉड नहीं बोलोगे। एनालिसिस, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं। देयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, इट मस्ट बी फॉल्स। However, silence may amount to fraud or active concealment may amount to fraud. The representation must be of a fact. अब ये वही चीज़ है, मैंने तो आपको बोला भी था, आपको अगर फ्रॉड करना है तो आप ये सेक्शन 17 देखो, यहाँ से उठा के पढ़ना, ये सबसे मेन चीज़ें आएंगी। ये 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ओके, एनालिसिस में वैसे तो सब बातें रिपीट होती है, तो आप नहीं भी पढ़ो तो भी चलेगा इस वाले पार्ट को, क्योंकि फ्रॉड के लिए थोड़ा बेकार दिया हुआ है। इसका आप नॉर्मल बेयर एक्ट पढ़ लोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी। मतलब आप जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, मतलब सामने वाले को जो बोल रहे हो, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले ही बोलना चाहिए, ताकि सामने वाली पार्टी इंड्यूस हो जाए, मतलब सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की इच्छा हो जाए। The representation or statement should be made with a knowledge of falsity or without belief in truth or recklessness. तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, ये सब चीज़ें ऑलरेडी ऊपर कवर हो जाती है। एक बात बोलता हूँ, ये एक छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर। क्या मिस्टेक है मैं आपको बताता हूँ। ये होता क्या है, ये बेयर एक्ट जो है ना, ये बेयर एक्ट नॉर्मली डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए एनालिसिस दिया जाता है। अब यहाँ पे बात ऐसी है, यहाँ इसका बेयर एक्ट बहुत सिंपल है। अगर आप बेयर एक्ट से यहाँ से पढ़ोगे, देखो ये जो होता है ना डेफिनेशन ऑफ सेक्शन वगैरह वगैरह, तो ये बेयर एक्ट है, ये सिंपल है, और एनालिसिस को उन्होंने और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। तो मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आप सीधे बेयर एक्ट पढ़ो और इसका काम खत्म कर दो। ओके, तो सीधे आ जाओ इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हो गया, अगर आप फ्रॉड करोगे तो सामने वाले पे उसका क्या इफेक्ट होगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी डिफ्रॉडेड। मतलब जिस पार्टी के ऊपर आपने फ्रॉड किया तो वो पार्टी के एंगल से वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनने वाला है बताना, आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिकमिंग व्हाट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद और ये पार्टी के पास में क्या रेमेडीज होगी, मतलब जिसके ऊपर आपने फ्रॉड किया तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज रहेंगी। तो सबसे पहले ही कैन रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो जो पार्टी है वो कभी भी क्या कर सकती है बताना, रिजाइन कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो जो एक रीजनेबल टाइम होगा उसके अंदर उसको रिजाइन किया जा सकता है। ही कैन स्यू फॉर द डैमेजेस, डैमेजेस के लिए स्यू किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कॉम्पेंसेशन होता है, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। और ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप इंसिस्ट कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो कुछ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो तीन आपके पास में ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन करो माने कैंसिल करो, या स्यू फॉर डैमेजेस मतलब कॉम्पेंसेशन मांगो, या फिर इंसिस्ट करो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने के लिए। अरिजीत सिंह का भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ था। ओके, अरिजीत सिंह नहीं आया गाना गाने के लिए तो आप फोर्स करो उसको, इंसिस्ट करो कि भाई तू परफॉर्मेंस दे के चले जाना। ओके, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ओके, वैसे तो सिर्फ साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, यहाँ पे बोला गया अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। मतलब क्या हुआ, एक पार्टी टू जो कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको दूसरे पार्टी को पूरा पूरा सच बताने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, मैं अगर कोई चीज सेल कर रहा हूं तो मेरी बिल्कुल भी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती कि मैं आपको सारी की सारी सच बातें बता दूं। ओके, केविएट एम्प्टर ये एक लैटिन मैगजीम है जो आपको सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में देखने मिलेगा। Caveat emptor, that is, let the purchaser be aware, is the rule applicable to the contracts. Okay, तो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक रूल लगता है दैट इज caveat emptor, और ये रूल क्या बोलता है बताना, let the buyer be aware। मतलब जो गुड्स परचेस कर रहा है बायर तो उसको खुद को ही अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो गुड्स बराबर है या नहीं उस चीज की। There is no duty to speak in such cases and the silence does not amount to fraud, और साइलेंस यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, फ्रॉड नहीं रहेगा। सिमिलरली there is no duty to disclose facts which are within the knowledge of the both the parties। मतलब अगर सेलर जो है उसको गुड्स के अंदर के कोई डिफेक्ट पता होंगे या जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें कोई कंसिक्वेंस होगा जो उसको पता है, तो वैसे तो उसको सारा सच बताने की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ रही है, सारा सच बताने की उसको जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है दैट इज केविएट एम्प्टर, लेट द परचेसर बी अवेयर। ओके, तो इसकी वजह से हमको हर चीज सही सही बताने की कोई जरूरत नहीं होती। तो हम लोग अगर साइलेंट रहेंगे ऐसे मुद्दे पे तो इसको फ्रॉड डेफिनेटली नहीं माना जाएगा। जैसे ये वर्ड वर्सेस हॉब्स का एक केस हुआ था जो मैंने आपको बताया भी था। एच सोल्ड टू डब्ल्यू सम पिग्स विच वेयर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हॉब्स ने वर्ड को क्या किया था, कुछ पिग्स सेल कर दिए थे और वो पिग्स सफरिंग फ्रॉम फीवर थे। द पिग्स वेर सोल्ड विथ ऑल फॉल्ट्स, बराबर है। तो ये जो आपने पिग्स सेल करे वो फॉल्टी पिग्स थे एंड एच डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ फीवर टू डब्ल्यू। और हॉब्स ने जब वर्ड को ये सेल किए थे, सेल करते टाइम उसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये पर्टिकुलर पिग्स आर सफरिंग फ्रॉम द फीवर। तो उसने नहीं बताया तो इसको फ्रॉड नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये तो फिर वर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि ये अच्छे से चेक करके लेना कि क्या ये पिग सफरिंग फ्रॉम फीवर है कि नहीं है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो यहाँ पे केस कौन जीता बताना, हॉब्स जीत जाएगा। ओके, हमने देखा कि भाई वैसे तो साइलेंस फ्रॉड नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, बट साइलेंस फ्रॉड रहेगा दो केसेस में। नंबर वन, ये देखो ये नंबर वन है, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। जब आपकी ड्यूटी टू स्पीक है और आप नहीं बोले तब आपका फ्रॉड माना जाएगा। और ये देखो दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, कहां पे, ये देखो यहां पे, वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, वैसे तो साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड।
अगर आप साइलेंट रहोगे तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा, बट 2 केसेस में आपका साइलेंस फ्रॉड माना जाता है। कौन सी 2 केसेस? ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, मतलब जहां बंदे की बोलने की ड्यूटी थी और बंदा ना बोले तो वो फ्रॉड माना जाएगा। और सेकेंडली वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो वो भी क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। अब where the circumstances of the case are such that it is the duty of the person observing silence to speak, मतलब circumstances कुछ ऐसे हैं जहां जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है सारे circumstances को, तो उसकी ड्यूटी निकल के आ रही है बोलने की, ओके, और वो बंदा फिर वहां पे न बोले तो फिर वो डेफिनेटली फ्रॉड माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबेरमेई फिडेई, ये मैं आपको बोला भी था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप पे ट्रस्ट किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट में आपकी ड्यूटी टू स्पीक निकल के आती है, और अगर आप वहां पे नहीं बोलोगे तो वो डेफिनेटली आपका साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा, ओके। तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट इस कैटेगरी में आते हैं? किस कैटेगरी में बोल रहा हूं? उबेरमेई फिडेई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं ये हम लोग देख रहे हैं, ओके। सबसे पहला, जहां पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप होगी तो वहां पे पर्सन की ड्यूटी टू स्पीक होती है। देखो पहली बात, वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, जवाब है नहीं। क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस में साइलेंस फ्रॉड बनेगा? जी हाँ। कौन से 2? एक तो ड्यूटी टू स्पीक और दूसरा साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वहां पे आप लोगों का साइलेंस ही क्या बनने वाला है? फ्रॉड बनेगा। ये चीज आप लोग ध्यान से सुनना। अब देखो सबसे पहला क्या बोला है? ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, जहां बंदे की ड्यूटी थी बोलने की और ना बोले तो वो फ्रॉड बनेगा। तो अब ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी? तो बेटा जब फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है ना, तब एक बंदे की हर एक चीज बोलने की ड्यूटी होती है, और अगर वो ना बोले तो वो फिर डेफिनेटली क्या बनाने लग जाएगा? फ्रॉड बनाने लग जाएगा, ओके। चलो देखते हैं। हियर द पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज रिपोज्ड इज अंडर ड्यूटी टू एक्ट विथ अटमोस्ट गुड फेथ एंड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। फिड्यूशरी रिलेशनशिप बोले तो जहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है, मतलब आपने किसी बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस पुटअप किया तो उस बंदे की ऑटोमेटिकली ड्यूटी टू स्पीक निकल के आती है। अगर आप किसी पे कॉन्फिडेंस डाल रहे हो तो उस बंदे ने क्या करना चाहिए? बताना, हर एक फैक्ट आपको बताना चाहिए, ओके। तो फिर अगर वो बंदा ना बोले तो वो क्या बनने लगेगा? फ्रॉड बनने लगेगा। जैसे अब ब्रोकर वॉज आस्क्ड, ये रेगियर वर्सेस कैम्पबेल स्टॉर्ट, मैंने आपको केस लॉ भी बोला था, देखो ये वाला। इस केस लॉ में एग्जैक्टली होता क्या है बताना। एक ब्रोकर था और उस ब्रोकर का नाम भी क्या है? कैम्पबेल स्टॉर्ट। अब इस ब्रोकर ने क्या किया? इस ब्रोकर ने अपने ही कुछ शेयर्स अपने क्लाइंट को बेच दिए। हु वाज व्हाट? रेगियर। उसको उसने अपने शेयर्स बेच दिए, ओके। और शेयर्स बेचे क्यों? क्योंकि रेगियर परचेस करना चाहता था और उसने बोला कि भाई मार्केट में जहाँ सस्ते मिलेंगे वहां से मुझे परचेस करके लाके दो, बट इसने खुद के ही शेयर्स उसको चिपका दिए, खुद के ही शेयर्स बेच दिए और रहा सहा थोड़े ज्यादा प्रॉफिट में बेच दिए, ओके। तो कैम्पबेल स्टॉर्ट ने ये काम किया, तो आपको नहीं लगता ये जो रेगियर था इसने पूरा ट्रस्ट डाल के रखा था कैम्पबेल स्टॉर्ट के ऊपर? उसको लगा भाई भला आदमी है, इसको मैं पैसे दे दूंगा तो ये क्या करेगा? मार्केट से कम भाव में मुझे शेयर लाके देगा, ओके। बट कैम्पबेल ने क्या किया? अपने ही खुद के शेयर्स उसको चिपका दिए रेगियर को, ओके। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो सर प्रॉब्लम कहाँ पे जा रहा है? फ्रॉड हम कहाँ पे बोल रहे हैं? बेटा फ्रॉड कहाँ पे होगा? अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली ब्रोकर को कमीशन क्यों मिलता? अगर ब्रोकर शेयर मार्केट से शेयर्स लाके दे किसको? उस पर्टिकुलर क्लाइंट को, तो जाके इस ब्रोकर को कमीशन मिलता। बट कैम्पबेल स्टॉर्ट ने क्या शेयर मार्केट से शेयर्स रेगियर को बेचे या खुद के ही शेयर्स बेच दिए? तो आप बोलेंगे सर खुद के ही बेच दिए। तो बेटा खुद के ही बेचे ना, तो आपको नहीं लगता कि फिर कैम्पबेल स्टॉर्ट ने इस रेगियर से कोई कमीशन लेना नहीं चाहिए था?
बट कैम्पबेल स्टुअर्ट ने दो चीजों का फायदा उठाया, दो प्रॉफिट अर्न किए। एक तो खुद के ही शेयर्स बेचे, उसमें तो खैर कोई डिफिकल्टी नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट लेकिन फिर इसने कमीशन नहीं चार्ज करना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली ब्रोकर कमीशन काय का लेता है बताना, जो बाहर से शेयर्स परचेस किए ना उसका कमीशन लेता है। बट बंदे ने क्या किया बताना, बंदे ने खुद के ही शेयर्स किसको बेच दिए बताना, रेगियर को, एंड अकॉर्डिंगली उस पर कमीशन भी ले लिया। तो फिर ये सीक्रेट प्रॉफिट उसने क्लेम किया, तो जो रेगियर को पता चला, तो रेगियर बोला कि भाई मैंने तो तेरे ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डाला था, तो अगर तू खुद के ही शेयर्स मेरे को बेच रहा था तो तूने मुझे फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए था ऑल मटेरियल फैक्ट्स का। मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट, तो जो भी सिग्निफिकेंट फैक्ट्स थे तो तूने मुझे उसका डिस्क्लोजर देना था, तूने मुझे उसकी इंफॉर्मेशन देना था। ये कौन बोला? रेगियर। एंड अकॉर्डिंगली केस भी कौन जीता? रेगियर। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइलेंस वॉज अमाउंटेड टू फ्रॉड। बात समझ में आ रही है? तो जब आपके ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डाला जाए तो वहां फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है, और फिर तब आपको कुछ बोलने की ड्यूटी निकल के आती है, तब आपकी ड्यूटी टू स्पीक होती है। तो तब आप लोग कोई भी बात छुपा नहीं सकते। अगर छुपा रहे हो तो आपका साइलेंस फ्रॉड बनने लग जाएगा। नॉर्मली साइलेंस तो फ्रॉड नहीं होता, बट जब फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो और कोई बात आप लोग छुपाओ तो जाके आपका साइलेंस क्या बनेगा? फ्रॉड बनेगा। आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगर तुम्हारा कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ होता है, या एटमोस्ट गुड फेथ इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर भी हर चीज का इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। जैसे कल चल के मान लो कि भाई लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, तो सुसाइड पे नहीं मिलेगा आपको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो फिर वो चीजें क्लॉजेस में लिखी होनी चाहिए। अगर आप क्लॉज में नहीं लिखोगे, बाद में मुकर जाओगे, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको हर टर्म एंड कंडीशन सामने वाले को बतानी पड़ेगी। ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए डाला गया है क्लॉज। ओके, तो दो बातें आ गई जहां बंदों की ड्यूटी टू स्पीक निकल के आती, जैसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप, और दूसरा कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अब मैंने आपको बताया भी था, ये हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गस्सी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर केस था, तो भाई उसमें वही बात हुई थी क्या? मटेरियल फैक्ट जो होता ना वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अरे जा रहे हो शादी करने के लिए, अब मैं बोला भी था आपको वो लड़का लड़का ही नहीं था। ओके, बट ये कब पता चला? शादी के बाद। वैसा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। जो भी मटेरियल फैक्ट होते हैं ना भाई, वो सब आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। तो फैमिली सेटलमेंट का भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो भी आपने क्या करना है बताना, वहां पे जरूर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब भी आपको शेयर्स अलॉट करने होते हैं ना बच्चों, तो एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अब जैसे जेईएस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन अभी लेना है, तो पहले जेईएस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस अलॉट होता है आपको। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर होता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये शेयर्स का भी वैसे ही होता, कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, फिर कंपनी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, कौन कौन होगा कंपनी में, ये सब किसके अंदर लिखा होता है? उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होता है। ओके, और फिर अकॉर्डिंगली यही प्रोस्पेक्टस क्या किया जाता है बच्चों? लोगों को इशू किया जाता है। तो बोला यह गया है इस प्रोस्पेक्टस में आपके कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसमें कुछ आपको छुपाना नहीं है। अगर आप कुछ यहाँ पे नहीं बताओगे तो ये साइलेंस आपका फ्रॉड माना जाएगा। ओके, तो दीज आर द थिंग्स वेयर देयर इज ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। जहां आपकी बोलने की ड्यूटी थी और आप न बोलो तो फिर ये क्या माना जाएगा? आपका फ्रॉड माना जाएगा। ओके, और फिर वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जहां आपका साइलेंस ही स्पीच के बराबर होगा तो ये भी क्या होगा? फ्रॉड माना जाएगा। वो घोड़े का हमने एग्जाम्पल देखा है। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस, contract is not voidable if the party whose consent was so obtained had means of discovering the truth। देखो, मैंने आपको तब भी बताया था, आपके पास में सच जानने का रास्ता अवेलेबल था, तो फिर तब साइलेंस को फ्रॉड नहीं मानते। देखो, बहुत सीधी बात थी। वैसे तो साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड होता है क्या? जवाब है नहीं।
दो केसेस में हो सकता। कौन सा? ड्यूटी टू स्पीक और साइलेंस वॉज इक्विवेलेंट टू स्पीच। इन केसेस में आपका साइलेंस भी फ्रॉड माना जाएगा। ओके, लेकिन इनमें भी, इन दो केसेस में भी अगर आपके पास में मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ है, मतलब सच जानने का आपके पास में रास्ता था, फिर भी आप लोग उस रास्ते से नहीं गए, तो फिर उसको फिर फ्रॉड नहीं बोला जाएगा। तो भले ही फिर साइलेंस फ्रॉड बन जाता है दो केसेस में। कौन सा? साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच और ड्यूटी टू स्पीक। यहाँ पे साइलेंस फ्रॉड बनता, बट लेकिन आपके पास अगर मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ थे, फिर भी अगर आप उस रास्ते से नहीं जाते हो, तो फिर डेफिनेटली उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप क्या कर रहे हो, आप गए हो गोल्ड लाने के लिए, और आप जब गोल्ड ला रहे हो तो आपने गोल्ड का कॉइन मांगा है और उस बंदे ने कॉइन दिया। वो पूरा 2 ग्राम 10 ग्राम जितना भी लेना है उतने का कॉइन नहीं था, उसमें कुछ थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि वेट कम आ रहा था। अब मेरे को एक बात बताओ, आप उस बंदे को पूछते हो कि भाई वेट बराबर बैठ रहा है क्या, पूरा 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम का है क्या? तो वो बंदा कुछ नहीं बोला। अब वैसे तो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तो उसकी ड्यूटी टू स्पीक तो निकल के आई, बट फिर भी नहीं बोला, हालांकि वेट तो कम था, बट बंदा नहीं बोलता है, मतलब ही वॉज साइलेंट एट दैट केस। और वो साइलेंट था, तो वैसे तो उसका साइलेंस फ्रॉड बन जाएगा। बट बच्चों, आपको नहीं लगता आपके पास में मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ था? आप सच जान सकते थे, कैसे? उस कॉइन का वेट करा सकते थे, और जब वेट करा लेते तो सच का सच, झूठ का झूठ सब सामने आ जाता। बट क्या आपने ऐसा किया? जवाब नहीं। तो आपके पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ तो था ना, बट आप अगर उस रास्ते से न जाओ, तो फिर आप लोग क्या नहीं बोल सकते हो, साइलेंस को फ्रॉड नहीं बना पाओगे। आई होप आपको समझा होगा। उसके बाद हम लोग चले गए आगे, मिस रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है सेक्शन 18 के अंदर। ओके, अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड क्या आता है? मिस रिप्रेजेंटेशन में अ पॉजिटिव असर्शन, मतलब आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, असर्शन मतलब स्टेटमेंट देना, कोई आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। और मैंने आपको शायद यहाँ पे बताया, यहाँ पे इस बेयर एक्ट से मत पढ़ो, ये डिफिकल्ट जाएगा, तो इस वक्त आप लोग ये एनालिसिस को याद कर लेना। देखो, मार्क करते रहो किस चीज को कहाँ कहाँ से पढ़ना है। अब जैसे मैंने फ्रॉड में आपको बताया, फ्रॉड जब पढ़ोगे तो आप लोग बेयर एक्ट से पढ़ना फ्रॉड के लिए, वो आसान जाएगा आपको। या फिर आप मेरे वो वीडियो देख लो, मैंने इसी को कवर करा है। तो फ्रॉड में आप लोग इतना लर्न करो, वो एनालिसिस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, यहाँ से आपको डिफिकल्ट जा सकता है। ये है तो वैसे ही पॉइंट, बट मैं प्रूव करूँ आपको, सब करूँ, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है और नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आप क्या करना, यहाँ पे फ्रॉड ऊपर से लर्न करना। मिस रिप्रेजेंटेशन की जब बात आएगी तो मिस रिप्रेजेंटेशन बेयर एक्ट से नहीं, आप उसको लर्न करना आपके एनालिसिस से। देखो, यहाँ से लर्न करोगे तो आसान जाएगा। क्या बोला है सेक्शन 18 के बारे में? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। अब देखो, यहाँ क्या लिखा था? पॉजिटिव असर्शन, मतलब लैंग्वेज थोड़ी क्रिटिकल जाती है। अब असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब स्टेटमेंट ही होता है, लेकिन आपको दिक्कत जाएगी, तो इसके लिए जहां से बोल रहा हूं वहां से पढ़ते जाना। अब देखो क्या लिखा है? पॉजिटिव असर्शन, और यहाँ पे क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो जो आपको सुटेबल हो वो आप लोग पढ़ सकते हो। तो आप मिस रिप्रेजेंटेशन को यहाँ से पढ़ लेना। क्या बोला है यहाँ पे? अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स, मतलब आप कोई फैक्ट बता रहे हो जो गलत है, वुड कॉन्स्टिट्यूट मिस रिप्रेजेंटेशन, ये तब मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा इफ द मेकर, मतलब जिसने वो स्टेटमेंट दिया, बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ओके, बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही possesses। मतलब क्या हुआ? एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसी ने दिया जो गलत है, मतलब शायद मैं आपको कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं जो गलत है, लेकिन मेकर्स बिलीव इट टू बी ट्रू, लेकिन जो आपको बोल रहा है वो ऐसा समझ रहा है कि वो स्टेटमेंट सही है, ओके, विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही possess। तो उसको जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से भी वो क्या बताना, स्टेटमेंट जस्टिफाइड नहीं है। इन शॉर्ट, मैं कोई स्टेटमेंट दूं जो गलत है,
बट मुझे लग रहा है कि वो स्टेटमेंट सही है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। याद करो वो नीलकमल की चेयर का एग्जाम्पल, आई होप सबको याद होगा। उसके बाद वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय अ पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। अब इसमें हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का, सामने वाले को डिसीव करने का हमारा इंटेंशन नहीं होता, फिर भी हम सामने वाले को तकलीफ में डाल देते हैं। ओके, फिर उसके बाद व्हेन अ पार्टी कॉजेज इवन दो डन इनोसेंटली, भले ही आप इनोसेंटली करो लेकिन पार्टी कॉजेज द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एग्रीमेंट बाय मिस्टेक। मतलब आपने इनोसेंटली ही सही बट सामने वाले से मिस्टेक करा ली, काहे की मिस्टेक कराई बताना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, सब्जेक्ट मैटर को गलत समझने की आप मिस्टेक करा लेते हो सामने वाले से, तो वो भी आपका क्या मान लिया जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। ओके, तो इन दिस वीडियो वी हैव डन अबाउट व्हाट यार फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। अब मैं और एक वीडियो आज ही डाल दूंगा, फिर उसमें आपका फिर रिमेनिंग पार्ट हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।